एकीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसकी पूरी डिटेल ले ली थी। एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने देख लिया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरी सारणी मैंने आपको बताई और वो बताई कि एग्जाम में मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन वहां से छुपा हुआ है। उस सारणी को अच्छी तरह से याद कर लेना। 90% चांस है एग्जाम में कि उस सारणी से प्रश्न आए। अब एकीकरण के देखो ये 7 चरण मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि समय खराब नहीं हो, और 7 चरणों के बारे में हम पढ़ते हैं कि इन 7 चरणों में क्या समस्याएं आई, और वो मैं लिखवा भी दूंगा। पहले समझो अच्छी तरह से। एकीकरण के पहले चरण में कौन कौन शामिल हुई? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये हमने पढ़ा था। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये रियासतें शामिल हुई थी। अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली और डी यानी धौलपुर, ये शामिल हुई थी। अलवर और भरतपुर यहां पर मेव जाति रहती है। मेव जाति कभी हिंदू हुआ करती थी, इनको मुसलमान बना दिया गया तो ये मुस्लिम बन गई। तो अलवर और भरतपुर में ये मेव जाति बहुत रहती है, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को मेवात भी कहा जाता है। आजादी के समय जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए थे। तो यहां अलवर और भरतपुर में भी सांप्रदायिक दंगे हुए, मेव जाति और हिंदुओं के बीच में दंगे हुए। मैंने आपको किसान आंदोलन में भी बताया था कि मेव किसान आंदोलन एक सांप्रदायिक रंग ले चुका था बाद में। तो मेव किसान आंदोलन जो था, और उसके बाद से ही ये दंगे हल्के फुल्के थे, लेकिन ये दंगे और बढ़ गए। तो अलवर और भरतपुर, मेव जाति यहां पे थी अलवर और भरतपुर में, इसे मेवात भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों के दंगे भड़क गए, और ये जो मेव मुसलमान थे इन्होंने भी अपने लिए अलग, पाकिस्तान के प्रभाव में थे ये, और मेविस्तान की मांग कर दी। मेव ने भी अपना अलग राज्य, अपने स्टेट की मांग कर दी जिसका नाम था मेविस्तान। तो इस प्रकार यहां इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों का तनाव लगातार बना हुआ था, सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। अलवर के राजा तेज सिंह का नाम इस दंगों के अंदर आता है, और अलवर का नाम आता है, अलवर के जो राजा है तेज सिंह, राजा तेज सिंह, और इनका जो प्रधानमंत्री है NB खरे, उसका भी हिंदू मुस्लिम दंगों में नाम आता है। प्रधानमंत्री ये पहले हिंदू महासभा का अध्यक्ष रह चुका था, हिंदू महासभा का अध्यक्ष रह चुका था। तो इन दोनों का सांप्रदायिक दंगों में नाम आता है। तो और उसके अलावा भरतपुर, भरतपुर के राजा थे बृजेंद्र सिंह। एक ट्रेन को आग लगा दी गई थी, तो इस दंगों के अंदर भी बृजेंद्र सिंह का नाम आता है। तो यहां पर मेवों के जो दंगे होते हैं हिंदू मुसलमानों के, कहा जाता है कि राजाओं ने जो है वो हिंदुओं को सपोर्ट कर दिया या दंगे रोक नहीं पाए, जो भी रहा हो, इन दोनों राजाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। केंद्र सरकार ने अलवर के राजा को दिल्ली बुला लिया और इसकी रियासत छीन ली, क्योंकि इसी बीच देखो गांधी जी की भी हत्या हो जाती है। और गांधी जी की हत्या जिस संगठन का माना जाता है, नाथूराम गोडसे, कहा जाता है कि उसका कैंप अलवर में लग रहा था, और राजा तेज सिंह की और जो प्रधानमंत्री था NB खरे, उनकी भी उनको क्या थी, शय थी। तो NB खरे और राजा का नाम गांधी जी की हत्या में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आया, क्योंकि नाथूराम गोडसे के पास कहा जाता है बंदूक अलवर कैंप से आई, पता नहीं तरह तरह की बातें हैं, जो भी रहा इनका नाम आया, ठीक है, और सांप्रदायिक दंगों में नाम आ ही रहा था। तो रियासत छीन ली, इनको दिल्ली बुला लिया तेज सिंह को। बृजेंद्र सिंह पर भी आरोप लगे, इसको भी डर था, इसने खुद ही अपनी रियासत सरकार को दे दी। तो अब इन दोनों को दिल्ली बिठा लिया सरकार ने। अब फिर जांच कमेटी बैठी, तब ये निर्दोष पाए गए बाद में, तब इनको रियासतें लौटाई। अब याद आया आपको, मैंने आपको बताया था कि अलवर मेन थी लेकिन राज प्रमुख नहीं बनी, 2 नंबर भरतपुर थी, राज प्रमुख नहीं बनी, 3 नंबर धौलपुर का महत्व था, इसको राज प्रमुख बनाया, करौली वाले को उपराज प्रमुख बनाया। अब आपके बात समझ में आ गई है, क्योंकि इन दोनों का सांप्रदायिक दंगों में नाम आया, इन दोनों की रियासतें छीन ली थी केंद्र सरकार ने।
ठीक है। तो इस कारण धौलपुर वाले को राज प्रमुख बनाया, इसको उपराज प्रमुख बनाया, ये कहानी हुई थी। उसके अलावा क्या हुआ था, जब भरतपुर को इस मत्स्य संघ में मिलाया जा रहा था, ये तो पहले की कहानी है। अब प्रथम चरण में हो क्या रहा है, जब भरतपुर को इस संघ में मिलाया जा रहा है, इसका नाम हमने मत्स्य संघ रखा है के मुंशी ने, तब भरतपुर का जो राजा था बृजेंद्र सिंह, उसका भाई था मान सिंह, और एक ठाकुर देशराज, आपको पता है ही, किसान आंदोलन में, प्रजामंडल आंदोलन में ठाकुर देशराज ने इसका विरोध किया। मान सिंह ने इसका विरोध किया और ठाकुर देशराज ने विरोध किया इसका। भरतपुर के राजा का भाई था मान सिंह। मान सिंह ने नारा दिया, जाट झंडा खतरे में है। मान सिंह ने कौन सा नारा दिया जाटों में, कि जाट झंडा खतरे में है। तो इस प्रकार से कुछ हुआ। फिर ठाकुर देशराज को बुलाया गया और ठाकुर देशराज से एक समझौता हुआ, ठीक है। तभी तो मैंने कहा ना, भरतपुर से मंत्रिमंडल में 2 मेंबर लिए गए थे, ठीक है, इस समझौते के कारण से लिए गए थे। तो पहला दिमाग में आते ही आपके दिमाग में आ गया कि अलवर भरतपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए, यहाँ मेव जाति के लोग हैं जो मुस्लिम है, ये क्या कर मेवस्तान बनाना चाहते थे और यहाँ पे दंगे हुए। उसके अलावा अलवर के जो राजा है उसका गांधी जी की हत्या में भी नाम आ रहा था। दोनों रियासतों को केंद्र सरकार ने बुला लिया था। उसके बाद में जांच बैठी तो ये निर्दोष साबित हुए, ठीक है। और उसके अलावा जो यहाँ पर राजा मान सिंह का विरोध है इसके भाई का, और ठाकुर देशराज का विरोध है, तो सब मामले सलटा लिए गए, संधियां कर करा के जो भी है। तो ये चरण तो कंप्लीट हुआ। दूसरे चरण में क्या समस्या है देखो, इसमें सबसे मेन है कोटा, दूसरे नंबर पर है बूंदी। अब बूंदी कह रहा है कि मैं तो इस चरण में शामिल नहीं होऊंगा, बूंदी मना कर रहा है। बूंदी क्यों मना कर रहा है देखो, बूंदी कहता है कि मैं कोटा से वंश परंपरा में बड़ा हूं, मेरा महत्व, बड़े भैर छुट भैयार ये राजपूतों में चलता था। ये एक ही रियासत हुआ करती थी पहले, बूंदी, या जिसे हाड़ौती कहते थे। बूंदी से ही छोटे भाई को कोटा मिला था। बूंदी के राजवंश में जो छोटा भाई था रतन सिंह, बूंदी के राजा थे रतन सिंह, उसके छोटे लड़के माधो सिंह को शाहजहां ने कोटा दिया था। तो कोटा तो लेकिन प्रसिद्ध कोटा हो गया इन फ्यूचर, छोटे भाई ने तरक्की कर ली, ठीक है। तो कोटा को यहां महत्व दिया गया, कोटा को राजधानी बनाई गई, कोटा के राजा को राजप्रमुख बनाया गया। बूंदी नाराज, बूंदी कहता है मैं तो इस संगठन में शामिल नहीं हो रहा हूं, जिधर कोई मेवाड़ वेवाड़ मिले ना उधर मिला दो मुझे, तो मैं नहीं होऊंगा इसमें शामिल, क्योंकि कोटा वंश परंपरा में मेरे से छोटा है और उसको आप ज्यादा महत्व दे रहे हो, वो मेरे ऊपर रहेगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो पता चला इधर मेवाड़ से बात हो रही थी, इसने कहा मैं मेवाड़ के किसी गुट में शामिल हो जाऊंगा। मेवाड़ से बात चली कि भाई आप भी इस गुट में शामिल हो जाओ, तो मेवाड़ के महाराणा ने मना कर दिया कि मैं नहीं शामिल हो रहा, किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहा, मना कर दिया। तो मेवाड़ के लोगों ने आंदोलन कर दिया, विशेषकर मेवाड़ प्रजामंडल के मेन कौन हुआ करते थे, माणिक्यलाल वर्मा। उन्होंने कहा कि 20 लाख की जनसंख्या का फैसला महाराणा साहब और इनके प्रधानमंत्री राममूर्ति नहीं कर सकते। यहां की जनसंख्या 20 लाख है, इनका फैसला महाराणा और यहां का दीवान जो प्रधानमंत्री है वो नहीं कर सकता। महाराणा पर जबरदस्त दबाव बनाया गया, तो महाराणा तैयार हो गया कि ठीक है मैं इसमें मिलने को तैयार हूं। दूसरे चरण में मिलने को महाराणा तैयार थे, लेकिन दूसरे में नहीं मिलाया गया है क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी थी दूसरे का। अब कोटा के राजा को राज प्रमुख की तैयारियां पूरी हो चुकी थी कोटा के अंदर, अब उसको बीच में कही कि तू रुक जा, तो बेइज्जती नहीं हो जाए क्या? तो इसलिए कहा एक बार ये होने दो। कोटा के राजा ने भी कहा एक बार होने दो। ये हो गया, होने के बाद में बस इसमें कुछ ही विवाद नहीं हुआ। इसमें इतना ही विवाद है कि बूंदी वंश परंपरा में कोटा से बड़ा था, लेकिन इसको कोटा की बजाय कम महत्व दिया गया था और इसलिए वह मेवाड़ के साथ शामिल होना चाहता था। तो मेवाड़ भी तैयार था कि मैं भी हो जाऊंगा शामिल, ठीक है। तो मेवाड़ बाद में तीसरे चरण में शामिल हो गया। ज्यादा अंतर नहीं है, 18, 25, 18, 20-22 दिनों बाद में मेवाड़ शामिल हो गया था।
तो इसमें कोटा और बूंदी का थोड़ा बहुत लफड़ा रहा और कोई लफड़ा नहीं रहा है। उसके अलावा देखो उदयपुर तीसरे चरण में, जब उदयपुर शामिल हुआ तो क्या विवाद हुआ, इसमें इस कोटा का विवाद हो गया तीसरे चरण में। जब इस 9 रियासतों में उदयपुर शामिल हुई तो कोटा का महत्व समाप्त हो गया। अब उदयपुर 1 नंबर आ गया, कोटा 2 नंबर आ गया। तो कोटा ने कहा भाई यहां तो मैं बढ़िया रहा था, यहां तो अब उदयपुर शामिल हो गया तो मेरा महत्व खत्म हो गया। तो कोटा को लालच दिया कि भाई तुझे तो बना देंगे वरिष्ठ उपराज प्रमुख, हमने पढ़ा था ना, तुझे वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना देंगे और ऐसा करेंगे। और उसके अलावा साल में जो विधानसभा बनेगी, विधानसभा का साल में 1 अधिवेशन कोटा में रखेंगे। इसको क्या पता था बाद में एकीकरण होते होते एक पूरा राजस्थान बन जाएगा। पहले तो ये था जो मिल रहे हैं उनको मिलाते रहो, ठीक है, यही था पटेल का टारगेट कि जितना जल्दी हो जितना जल्दी मिलाया जाए। तो कोटा को कहा कि तुम्हारा ये संयुक्त राजस्थान बन रहा है, तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान का साल में 1 अधिवेशन जो विधानसभा का होगा वो कोटा में रखेंगे। तो कोटा को थोड़ा लालच दिया गया था। तो तीसरे चरण में क्या विवाद हुआ, तीसरे चरण में यही विवाद है कि उदयपुर के शामिल होने पर कोटा का महत्व कम हो गया। तो कोटा नाराज था, तो कोटा को विधानसभा का साल का 1 अधिवेशन दे दिया गया। इस प्रकार से कोटा को किया गया। अब यहां पर क्या हुआ, उदयपुर के राजा ऐसे शामिल नहीं हुआ, इसने भी मांगे रख दी 3। उदयपुर शामिल हो रहा था तो उदयपुर के महाराणा ने 3 मांगे रख दी कि एक तो मुझे है ना राजधानी उदयपुर चाहिए, तो कहा ठीक है मान ली। फिर इसने कहा कि मुझे ना वंशानुगत, इसने कहा एक तो मुझे क्या चाहिए, राजधानी चाहिए उदयपुर, का ठीक है दे देंगे। एक इसने कहा मुझे वंशानुगत राज प्रमुख का पद चाहिए, मेरी पीढ़ियां ही राज प्रमुख होगी। इस बात पे सहमति नहीं बनी और कहा कि आजीवन राज प्रमुख आप रहोगे, जब तक जीवित हो आजीवन आप रहोगे, वंशानुगत नहीं। तो दूसरी डिमांड थी इनकी वंशानुगत राज प्रमुख की, ये डिमांड नहीं मानी गई। इस डिमांड में संशोधन कर दिया गया और आजीवन राज प्रमुख का पद रखा गया। और तीसरी इनकी डिमांड थी कि मुझे 20 लाख भत्ता दिया जाए, जिसको प्रीपर्स कहा जाता था। प्रीपर्स कहा जाता था कि 20 लाख मुझे प्रीपर्स चाहिए। तो 20 लाख इसने रुपए मांगे सालाना, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि सरदार पटेल फंस गए, क्योंकि नियम यही था कि किसी भी रियासत को 10 लाख से अधिक नहीं देना है प्रीपर्स। इसने 20 लाख की डिमांड कर दी। तो अगर ये ऐसे डिमांड इसकी मान ली तो दूसरे भी डिमांड करते रहेंगे। तो भोपाल सिंह को 20 लाख देने के लिए पटेल ने एक चालाकी निकाली। उन्होंने क्या किया, कहा कि प्रीवियस आपका 10 लाख ही होगा, 5 लाख आपको राज प्रमुख की तनख्वाह होगी, भत्ता होगा 5 लाख, और 5 लाख आपके धार्मिक कर्तव्यों के, मेवाड़ की जो धरोहर को देखते हुए 5 लाख आपको धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाएंगे। इस प्रकार इसके 20 लाख कर दिए गए। तो तिलक ने ये मामला पटेल ने ये मामला सेट कर दिया, ठीक है। वो क्या है, हिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं, उधर इंडिया की चलती रहती है, इधर वो चलती रहती है। देखो 3 मांगे थी, राजधानी चाहिए, वंशानुगत राजप्रमुख चाहिए, 20 लाख प्रीवियर्स चाहिए। राजधानी दे दी, 20 लाख प्रीवियर्स ऐसे दिया, 10 लाख प्रीवियर्स और 5 लाख राजप्रमुख का भत्ता, 5 लाख धार्मिक कार्यों के लिए, और वंशानुगत की जगह आजीवन स्वीकार किया गया। हो गया मामला। यहां पर भी दोनों की नाराजगी कोटा की दूर कर दी, उदयपुर ने जो मांगा वो भी दे दिया, तीसरा चरण कंप्लीट हो गया। चौथा चरण देखो, चौथे चरण में सबसे बड़ी जो समस्या आई है वो चौथे चरण में सबसे चौथे चरण में जो सबसे बड़ी समस्या आई वो आई इन चारों को शामिल करने पर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वो था राजधानी को लेकर विवाद। भाई साहब इधर जयपुर कह रहा है मैं राजधानी, इधर उदयपुर कह रहा है भाई मैं राजधानी, इधर जोधपुर कह रहा है मैं राजधानी, इधर बीकानेर कह रहा है मैं राजधानी। सबसे ज्यादा विवाद ये जयपुर जोधपुर के बीच में ज्यादा उलझा था। जयपुर जोधपुर, इधर ये उदयपुर पहले से ही जो राजधानी थी वो भी कह रही है कि मुझे राजधानी रखो, आपने वादा किया था राजधानी उदयपुर ही रहेगी, ठीक है। अब आप इन चारों को शामिल करके मुझे हटा रहे हो, ये कैसे होगा, आपने वादा किया था। तो इन तीनों का विवाद बड़ा था।
पटेल के ये दिक्कत आ गई कि भाई चौथा चरण करा रहा हूं, राजधानी किसको बनाऊं। तो पटेल ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था BR पटेल कमेटी। ये BR पटेल है ना, ये पेप्सू राज्य, पंजाब राज्य को पेप्सू कहा जाता था, पेप्सू राज्य के ये क्या हुआ करते थे, मुख्य सचिव हुआ करते थे। तो ये मुख्य सचिव थे, इनके निर्देशन में एक कमेटी बिठाई और इस कमेटी ने फैसला दिया, इसमें 2 सदस्य थे, HC पुरी और HP सिन्हा। इस कमेटी ने एक फैसला दिया कि राजधानी जयपुर ही सही है। इस कमेटी ने जयपुर की सिफारिश कर दी, तो एक बार राजधानी जयपुर बना दी गई। तो पहली बार जो सिफारिश की थी वो BR पटेल कमेटी ने की थी और राजधानी का विवाद यहां निपटा दिया गया। फिर ये विवाद का परमानेंट समाधान निकालने के लिए, परमानेंट जब 1956 में अपना लास्ट एकीकरण कंप्लीट हो गया, तो इसका 56 में इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए एक नई समिति गठित की गई, सत्यनारायण राव। ये कमेटी काफी लेट आई थी, एकीकरण में नहीं है ये कमेटी, एकीकरण के समय थी BR पटेल। ठीक है, मेन कमेटी ये, दोनों ऑप्शन हो तो यही उत्तर सही होगा, BR पटेल। सत्यनारायण राव कमेटी आई और इस कमेटी में 2 सदस्य इसमें थे, VK गुप्ता और V विश्वनाथन, 2 सदस्य थे। सब बातें मैं लिखाऊंगा, आप केवल मेरी बातों को आप कानों से सुनते रहें, एयरफोन लगा लें चाहिए। एक बार वीडियो देख लिया आपने, उसके बाद में कहीं पर भी गाड़ी में जाएं, कहीं पर भी जाए, हल्की सी स्पीड बढ़ाई वीडियो की, कान में लगाया और पूरी स्टोरी सुनते रहे। रात को सोने से पहले भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, एक एक चीजों को समझोगे, इसमें जीवोगे, तब नौकरी तुम्हारी कोई छीन नहीं सकता। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना टाइम लेना चाहते हो नौकरी में, क्या 6 साल, 7 साल या 1 साल। तो सत्यनारायण राव समिति, इस समिति ने फिर सबको कुछ ना कुछ दिया था। भाई लालच था कि कहीं जयपुर को बनाएंगे तो विवाद बढ़ेगा, तो सबको दे दिया कि कोटा को कहा कि तू ले ले वन विभाग, सहकारिता विभाग, भरतपुर को दे दिया कृषि विभाग, उदयपुर को दे दिया खनिज व कस्टम विभाग, ठीक है, जोधपुर को दे दिया हाई कोर्ट, अजमेर को दे दिया RPSC। ऐसे कुछ ना कुछ सबको बांट दिया गया था। तो यहां राजधानी का विवाद के लिए पहली बार BR पटेल कमेटी है, दूसरी बार सत्यनारायण राव कमेटी। यहां चौथे चरण का विवाद राजधानी का विवाद था, बाकी ये आराम से मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। 5वें चरण में क्या हुआ, 5वां चरण किससे मिला है, चौथा चरण तो यही वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान में ऊपर से कौन आके संयुक्त हुआ था, मत्स्य संघ। जब मत्स्य संघ को मिलाया जा रहा था तब एक बड़ा विवाद हो गया। मत्स्य संघ जब मिलाया जा रहा था तो ये जो भरतपुर और धौलपुर 2 जाट रियासतें थी, ये भरतपुर और धौलपुर दोनों यूपी के लगती थी। भरतपुर धौलपुर आज भी ये जिले यूपी टच हैं। भरतपुर और धौलपुर जो रियासतें थी वो दोनों यूपी के लगती थी और वो यूपी में मिलना चाहती थी, यूपी में मिलना चाहती थी। तो भरतपुर के राजा को तो बात की पटेल ने, तो इसने कहा ठीक है मैं राजस्थान में मिल जाऊंगा। लेकिन धौलपुर का राजा अड़ गया, उदयभान सिंह। उसने कहा कि नहीं, मेरी जनता जो चाहेगी वही होगा, मेरी जनता यूपी में मिलना चाहती है तो यूपी में। तो पटेल ने दोनों का हल निकालने के लिए एक कमेटी गठित कर दी जिसका नाम है शंकरदेवराव कमेटी। केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की, इस कमेटी ने रिपोर्ट दी, यहां से जनता की राय ली और कहा कि जनता तो चाहती है कि वो राजस्थान में मिले। इस आधार पर राजस्थान में मिला दिया गया। लेकिन इसका भरतपुर और धौलपुर में विरोध हुआ। यहां पर भरतपुर किसान सभा थी, भरतपुर किसान सभा ने कहा हम नहीं मिलेंगे इस राजस्थान में, या तो हम मत्स्य संघ में है तो ठीक है, नहीं तो भरतपुर और धौलपुर को मिलाकर हमारा एक अलग प्रदेश बनाओ, ब्रज प्रदेश। ब्रज प्रदेश की मांगे भी भरतपुर में तेज होने लग गई थी। तो यह कमेटी बनाकर, शंकरदेवराव कमेटी बनाकर, इसमें भी 2 सदस्य थे, RK सिद्धवा व प्रभु दयाल। ये बनाकर इस जनमत संग्रह करा के इसका मैटर भी क्लोज किया गया। अब एक बड़ी समस्या आई, छठा चरण। छठे चरण के अंदर क्या हुआ, जो सिरोही है, सिरोही को लेकर विवाद होता है। क्या विवाद होता है देखते हैं।
सिरोही को लेकर ये विवाद होता है कि जो सिरोही है, ये सिरोही आता था यहां पे, ये इधर गुजरात और इधर राजस्थान। सिरोही रियासत दोनों के बॉर्डर पर थी। और सिरोही का कल्चर बड़ा अजीब है। कैसे जिले का, इधर के जो उदयपुर टच होता है वहां थोड़ी बहुत मेवाड़ी बोल लेते हैं, इधर मारवाड़ी बोल लेते हैं। और मारवाड़ का राजा तो हमेशा ही अपना हक जमाता था। सिरोही में जो मारवाड़ी बोलते हैं ना, सिरोही का नाम है देवड़ा वाटी, तो उस मारवाड़ी का वो कहते हैं देवड़ा वाटी कहते हैं। और यहां पे थोड़ा बहुत गुजराती प्रभाव देखने को मिल रहा था। इस प्रकार एक मिश्रण संस्कृति थी। लेकिन 300-400 सालों से ये पूरी तरह से मारवाड़ी संस्कृति बन चुकी थी। मेवाड़ का राजा तो ये कहता था, मेवाड़ सो रहे, मारवाड़ की संस्कृति यहां पे ज्यादा पनप चुकी थी। मारवाड़ का राजा तो ये तक कहता था कि सिरोही तो मेरा ठिकाना है, सिरोही कोई रियासत नहीं है। तभी तो इसको सहायक संधि नहीं करने दी उसने। मान सिंह ने कहा कि सिरोही सहायक संधि क्यों करेगा, वो कोई रियासत थोड़ी है। तभी तो सिरोही की सहायक संधि करने में अंग्रेजों को देरी हो गई। और 1823 के अंदर अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि सिरोही अलग रियासत है, इसलिए 1823 में फिर सहायक संधि हुई। तो इस प्रकार इसका कल्चर ज्यादातर मारवाड़ी कल्चर था। अब जो भी रहा हो, सिरोही जो था ये सिरोही। अब सिरोही रियासत को मिलाने का आया मामला, आया तो एकीकरण को करा रहे थे पटेल की पूरी दादागिरी एकीकरण में चल रही थी। पटेल गुजरात के ही थे और वो चाहते थे कि सिरोही को कहां मिलाया जाए, गुजरात में मिलाया जाए। उन्होंने पहले भी तो मिला ली थी। ईडर रियासत राजस्थान की थी, ईडर है, विजयनगर है, दांता है, लेकिन उनकी बोली है ना गुजराती थी। ठीक है, वो सही था कि उनमें बोलने वाले ज्यादातर लोग हैं वो गुजराती लैंग्वेज बोलते थे, तो चलो ठीक है। यहां पे जो है इसको भी, सिरोही को भी मिलाना चाहा गुजरात में मिलाना चाहा। गुजरात एजेंसी, पहले गुजरात है ना कोई रियासत नहीं थी, ये वो कोई राज्य स्टेट नहीं था अंग्रेजों का। गुजरात एजेंसी थी और ये राजपुताना एजेंसी थी। दो एजेंसियां थी इधर। राजपुताना एजेंसी तो आप जानते हो जिसका मुख्यालय अजमेर में था। इधर गुजरात एजेंसी थी जिसके अंदर कई राजा आते थे, काठियावाड़ के राजा आते थे, पालनपुर के राजा आते थे। तो गुजरात के जो राजा हैं वो गुजरात एजेंसी में आते थे। और इधर हुआ करता था बंबई स्टेट, ये अंग्रेजों का राज्य था। बंबई स्टेट क्या था, अंग्रेजों का राज्य था। देखो, हम राजस्थान वगैरह अंग्रेजों के राज्य नहीं थे। अंग्रेजों के तो राज्य वो थे, ब्रिटिश भारत के वो अंग थे जहां पर कोई राजा नहीं होता था, अंग्रेजों के सीधे प्रांत हुआ करते थे। हम तो क्या है कि एक समझौते के तहत बंधे हुए थे, सहायक संधियों के तहत बंधे हुए थे। तो राजपुताना के राजा जो सहायक संधियों के तहत बने हुए थे वो राजपुताना एजेंसी के अंडर में आते थे। गुजरात के राजा जिन सहायक संधियों से बने हुए थे उनके ऊपर गुजरात एजेंसी काम करती थी। मालवा के राजाओं पर मालवा की जो मध्य भारत एजेंसी है वो काम करती थी, मालवा वाली। ठीक है, इस प्रकार से एजेंसियां थी। तो ये बंबई स्टेट था इधर। तो पटेल का क्या प्लान था? पटेल का ये प्लान था कि जो मारवाड़ी है, ये क्या सॉरी सिरोही है, इस सिरोही को मिला दिया जाए गुजरात एजेंसी में पहले तो। और गुजरात एजेंसी से मिलाकर, अब एजेंसियां तो खत्म होगी ना, अंग्रेजों की थी ये, तो इसको बंबई स्टेट में मिला दिया जाए, बस यही प्लान था। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सिरोही को मिला दिया गुजरात एजेंसी में और गुजरात एजेंसी का विलय बंबई राज्य में कर दिया गया एकीकरण करके। बंबई स्टेट में, बंबई स्टेट जिसके बाद में तो दो टुकड़े हुए। 1956 में हमारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसके बाद में कई राज्य बने और बंबई स्टेट के वापस दो टुकड़े किए। गुजराती बोलने वालों को गुजरात में डाला गया और मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र में डाला गया। तो इस प्रकार से बंबई स्टेट के दो पार्ट किए गए थे। तो हुआ क्या था कि सिरोही को उन्होंने गुजरात एजेंसी में डाल दिया और गुजरात एजेंसी को बंबई स्टेट के अधीन कर दिया गया। इसका विरोध हुआ। विरोध किसने किया? सिरोही के एक बहुत बड़े लीडर थे गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान में उनकी अलग ही छवि थी। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बहुत बड़ा पद है भाई। आजादी के बाद राजस्थान कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ये।
पूरे राजस्थान में इनका डंका बोलता था गोकुल भाई भट्ट का। और ये सिरोही के थे, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने ही तो की थी, गोकुल भाई भट्ट ने। तो ये थे सिरोही के, और सिरोही के हाथलगांव के थे। इन्होंने विरोध किया, इन्होंने कहा कि नहीं, गुजरात में कैसे मिला लिया, ये वो बड़ा आंदोलन हुआ। इनके साथ में जुड़े हुए थे एक मेवाड़ के बड़े लीडर बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता भी इनके फुल सपोर्ट में थे, और यह आंदोलन जबरदस्त चला। और हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, वो भी इनके सपोर्ट में आ गए। हीरालाल शास्त्री ने कहा हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, यानी कि गोकुल भाई भट्ट चाहिए का मतलब है उनका हाथलगांव चाहिए, हमें सिरोही चाहिए, हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, उनके बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनका राज्य तो, इनका जो है वो राज्य तो बंबई स्टेट हो जाएगा। तो इसका विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में मामला शांत किया गया। तो कहा कि ओ आपको गोकुल भाई भट्ट चाहिए। उन्होंने भी लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने पटेल को पत्र लिखा था, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने लिखा कि ये लोग हाथलगांव मांग रहे हैं, तो ऐसा करते हैं सिरोही के टुकड़े कर देते हैं, हाथलगांव वाला सिरोही इनको दे देते हैं, और अपन आबू और माउंट देवलवाड़ा और वो रख लेते हैं। ये जैन समुदाय यहाँ बहुत ज्यादा आता था, और उसके अलावा गुजराती आज भी है ना, वहाँ गुजराती टूरिज्म ही बहुत ज्यादा आता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर रास्ता निकाला पटेल ने, और पटेल ने सिरोही के टुकड़े कर दिए। राजस्थान में सिरोही शामिल कर दिया गया, सिरोही सिटी वगैरह और हाथलगांव वगैरह, लेकिन आबू देलवाड़ा छोड़ दिए गए, वो बंबई स्टेट के अंदर ही रह गए। तो ये विवाद बढ़ता रहा, लगातार हम आंदोलन करते रहे, और ऐसे सिरोही शामिल हुआ। तो सिरोही का समस्या समझ में आ गई। क्या समस्या आ गई, सिरोही को गुजरात एजेंसी में मिला लिया गया, और फिर इसको बंबई स्टेट में मिला दिया गया। इसका जबरदस्त विरोध होता है, ठीक है, इसका विरोध होता है। विरोध गोकुल भाई भट्ट करते हैं जो हाथलगांव के हैं, उसकी मदद बलवंत सिंह मेहता करता है। तो फिर इसका जबरदस्त विरोध होता है। हीरालाल शास्त्री भी सपोर्ट में आते हैं कि हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, उनके बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। तब फिर पटेल ने क्या किया, एक रास्ता निकाला। पटेल ने कहा कि हाथलगांव और चाहिए ना, ले लो, हमें दे दो आबू और देलवाड़ा। ऐसे करके आबू देलवाड़ा को उन्होंने बंबई स्टेट में मिला लिया, और से सिरोही अपन को दे दिया। अब ये लास्ट एकीकरण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। ये लास्ट एकीकरण किसने करवाया, पटेल। मैं बार बार तिलक तो नहीं बोल रहा हूं कहीं, पटेल। 1950 को जो पटेल थे, 1950 को पटेल की मृत्यु हो गई। पटेल की मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा की कहानी क्या है, इसको समझो। पहले तो देखो, होता यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाती है गवर्नमेंट, कि पूरे भारत के राज्यों का पुनर्गठन होगा, राजस्थान नहीं पूरे भारत का वापस गठन होगा। 1953 में ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। फैजल अली इसके अध्यक्ष हैं, और इसके 2 सदस्य हैं, एक तो हरदेनाथ कुंजरू और एक है पणिकर। कुंजरू और पणिकर इसके 2 सदस्य थे। ये केंद्र सरकार ने पूरे भारत का वापस पुनर्गठन करने के लिए इसका गठन किया। तो इसने सिफारिश दी कि आबू देलवाड़ा राजस्थान के लिए सही है, और राजस्थान में लगातार आंदोलन चल भी रहा था। तो इसकी रिपोर्ट 1956 में आई थी। तो इसकी रिपोर्ट 1956 में आते ही इसने ही हमें ये तीनों दिए हैं, इसी ने दिए हैं। ये जो 1 नवंबर 1956 को जो अपन को जो कुछ मिले वो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में मिले, या ये मैं कह दूं कि फैजल अली आयोग की रिपोर्ट पर मिले हैं। तो इन्होंने कहा आबू देलवाड़ा भाई राजस्थान के लिए सही है, इसको वापस मिला दिया। अब बात आई अजमेर मेरवाड़ा की। ये अंग्रेजों का चीफ कमिश्नर प्रांत था। ये यहां पे अंग्रेज, अजमेर मेरवाड़ा, ये उनका चीफ कमिश्नर प्रांत था। और यहां पर क्या है कि 1952 में चुनाव भी हो गए थे। जब पूरे भारत में संविधान के तहत पहली बार चुनाव हुए, तो 1952 में यहां पर भी चुनाव हुए अजमेर मेरवाड़ा में। यहां अपनी एक विधानसभा चलती थी
जिसमें 30 सीटें हुआ करती थी, और अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा में अलग ही विधानसभा चल रही थी। ये चीफ कमिश्नर प्रांत था, जहां 30 सदस्य एक विधानसभा चलती थी। हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा कि अजमेर को चीफ कमिश्नर ही रखा जाए, अजमेर को चीफ कमिश्नर ही रखा जाए, इसको राजस्थान में नहीं मिलाया जाए। विरोध किया इन्होंने राजस्थान का, लेकिन इस पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट ने कहा नहीं, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के बीच में है, इसको चीफ कमिश्नर न बनाकर राजस्थान में मिला दो। तो राजस्थान में मिला दिया गया। ऐसे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन राजस्थान में मिलाया तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने। कौन नहीं मिलाना चाहता था, विरोध किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने। भाई यहां तो मुख्यमंत्री की पोस्ट पर है, अब यहां मुख्यमंत्री है और राजस्थान में आते ही मंत्री बन जाएंगे एक छोटे। ये हुआ। अब ये सुनील टप्पा वाला क्या मैटर है, एक एक चीजों को समझना आप। बहुत अच्छी तरह से मैं बता रहा हूं, वीडियो को दोबारा देख लेना। सुनील टप्पा का क्या मैटर है, ये राजस्थान, और यहां पे मंदसौर ठिकाना था, मंदसौर था यहां पे। ये झालावाड़ है, झालावाड़ जिले के बीच में एक सुनील टप्पा जगह, झालावाड़ रियासत थी ये, और झालावाड़ रियासत के अंदर एक सुनील टप्पा स्थान था जो मंदसौर का ठिकाने का था, मंदसौर का था ये। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ये सुनील टप्पा किसका है? मंदसौर एमपी का। एमपी का एकीकरण कर दिया गया, एकीकरण किया गया एमपी का। तो फिर ये जो मंदसौर है, मंदसौर किस में आ गया? एमपी में आ गया। एमपी में आ गया तो सुनील टप्पा किस में आ गया? एमपी में आ गया। ठीक है। मंदसौर को जिला बना दिया गया था उस समय, तो मंदसौर जिले में आ गया सुनील टप्पा एमपी में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब 56 में रिपोर्ट सौंपी तो कहा कि ये क्या सीन है भाई, ये तो है तो झालावाड़ के अंदर और आ रहा एमपी का, क्योंकि रियासत काल से ऐसा ही सिस्टम था, ये एमपी में मंदसौर में आता था। तो फिर कहा कि ये तो सुनील टप्पा तो भाई एमपी में क्यों रखो, इसको राजस्थान में डालो। तो सुनील टप्पा को झालावाड़ जिले में डाल दिया गया। आज सुनील टप्पा झालावाड़ जिले का अंग है। इस प्रकार से हमें सुनील टप्पा मध्य प्रदेश से मिल गया। मध्य प्रदेश का अंग हुआ करता था ये, लेकिन था झालावाड़ के बीच में, इसलिए हमें मिला। अब देखो, एक हमने मध्य प्रदेश को दिया है, उसका नाम है सिरोंज। लिया है तो दिया भी है एक सिरोंज, इसी 56 में ही। क्या हुआ था देखो, स्थिति देखो सिरोंज की। सिरोंज था यहां पे, सिरोंज है एमपी में पड़ता था। ठीक है। और ये एमपी में था, लेकिन ये सिरोंज कोटा रियासत के अधीन था। जब राजाओं का राज था तो कोटा में अधीन था, कोटा क्या सॉरी टोंक रियासत के। ये जो टोंक रियासत थी ना, इस टोंक रियासत के अधीन था। अरे ये टोंक रियासत के अधीन ही, टोंक रियासत के अधीन ही रामपुरा था भीलवाड़ा में, निम्बाहेड़ा था चित्तौड़गढ़ में, और सिरोंज था, ये था टोंक में। ये सब टोंक रियासत के ही पार्ट थे, क्योंकि जब संधि हुई थी ना अंग्रेजों के साथ, तो उन्होंने वही क्षेत्र स्वीकार कर लिए थे इनके टोंक के। अमीर खां पिंडारी को टोंक दिया था ना, तो टोंक पे पहले ही अमीर खां पिंडारी का कब्जा था, जो इनको है वो मिला हुआ था किनसे? मराठों से। तो सिरोंज टोंक का था पहले, तो रियासत में पूछे तो टोंक है। फिर जब हमारा देश में टोंक वोंक सबका एकीकरण हो गया, तब जिले बने, तो ये कोटा जिले को दे दिया गया प्रशासन के लिए, क्योंकि कोटा नजदीक पड़ता था। अब क्या हुआ, इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कहा कि भाई ये तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको कोटा जिले में रखने का क्या फायदा है। कहा कि इसको एमपी में दो, फिर एमपी में दे दिया। तो आपसे पूछे ना कौन सी रियासत से गया है टोंक, तो रियासत तो टोंक से गया है, और कौन से जिले से गया है, तो बाद में कोटा जिला था, उस कोटा जिले से गया है। आज आपको पूरी कहानी ये समझ में आई होगी। तो एकीकरण के ये 7 चरण हैं। अब मैं आपको लिखाता भी रहूंगा और आप नोट भी करते रहना। ठीक है। तो एकीकरण 7 चरणों के अंदर हुआ। चलो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे अभी, और मेरे साथ साथ में आप भी लिखते रहना। तो एकीकरण का जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण
प्रथम चरण में क्या हुआ था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर शामिल हुए थे। ठीक है, तो प्रथम चरण में देखो अलवर व भरतपुर में मेव जाति वाली समस्या थी। मेव मुसलमान थे, मुसलमान थे जो मेविस्तान राज्य की मांग कर रहे थे, राज्य की मांग कर रहे थे। ये क्या मांग रहे थे, अपने लिए मेविस्तान राज्य मांग रहे थे। और अलवर व भरतपुर में आजादी के समय सांप्रदायिक दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें अलवर राजा तेज सिंह व उसका प्रधानमंत्री एन बी खरे जो कभी हिंदू महासभा का अध्यक्ष रह चुका था, एन बी खरे, और भरतपुर राजा बृजेंद्र सिंह को दोषी माना गया। इन दोनों को सांप्रदायिक दंगों में दोषी मान लिया गया, माना। और तेज सिंह का नाम गांधी जी की हत्या में भी आया, क्यों आया गांधी जी की हत्या में, क्योंकि मैंने बता दिया था कि जो गांधी जी की जिसने हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, वो जिस संगठन से माना जाता था उसका जो है वो कैंप चल रहा था अलवर में, और कहा जाता है उसके पास बंदूक भी उसी अलवर कैंप से आई थी। ठीक है, और वो राजा की देखरेख में या एन बी खरे की देखरेख में चल रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नाम आया, इनका नाम आया, तो क्या हुआ, इन दोनों की रियासतें छीन ली गई। ठीक है, हत्या में नाम आया, तो केंद्र सरकार ने अलवर व भरतपुर रियासत अपने अधीन ली, और दोनों राजाओं को कहां बुला लिया, दोनों राजाओं को दिल्ली बुलाया। जांच बैठी, निर्दोष साबित हुए। तो इस कारण से इनका नंबर राज प्रमुख और उपराज प्रमुख में इनका नंबर नहीं आया था, यही कारण था। उसके अलावा क्या हुआ था, यहां पर जो एक बड़ी घटना हुई थी यहां पर, वो थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। यहां पे एक घटना हुई कि यहां का जो भरतपुर का राजा था, उसका भाई, भरतपुर राजा का भाई मान सिंह, और एक था ठाकुर देसराज, जानते ही हो आप ठाकुर देसराज। भरतपुर राजा का भाई मान सिंह और ठाकुर देसराज ने, इन्होंने जो है वो भरतपुर के विलय का विरोध किया, एकीकरण में, भरतपुर के एकीकरण का विरोध, मत्स्य संघ में मिल रहा ना, का विरोध किया, दोनों ने विरोध किया। और इस मान सिंह ने तो नारा भी दिया, जाट झंडा खतरे में है, जाट झंडा खतरे में है। लेकिन देखो फिर इनसे बातचीत हुई, ठाकुर देसराज आया और इनसे बातचीत हुई कि आप विरोध कर रहे हो, क्या मांग है, तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक आदमी हमारा जो प्रजामंडल है उसका शामिल हो। तो एक आदमी एक्स्ट्रा इनकी तरफ से, इनकी जो किसान सभा थी, मेन प्रजामंडल नहीं, विशेषकर एक किसान सभा थी, ये चाहते थे कि उससे शामिल हो।
तो उससे मामला सेट हुआ और किसान सभा से एक एक्स्ट्रा कर दिया गया। तभी आपने मंत्रिमंडल में देखा सबसे एक एक था, इनसे 2 थे मंत्रिमंडल में। ठीक है, तो ये मामला यहां सेट हो गया। अब एक क्वेश्चन बन जाता है यहां पे कि भाई जो है के.एम. मुंशी वाला नोट, मत्स्य संघ नाम, मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी की सिफारिश पर मिला था। यह पूछा जा सकता है, मुंशी की सिफारिश पर मिला। ठीक है, आपको यहीं से लिखना है, बाकी तो आपने सारणियां सब बना रखी है, आपका काम प्रथम चरण से यह पूरा, उससे पहले कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, यह प्रथम चरण कंप्लीट हो गया। के.एम. मुंशी का मतलब क्या हुआ? कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। यह हुआ मामला प्रथम चरण का। द्वितीय चरण, दूसरा चरण, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या हुआ था? कोटा और बूंदी की झगड़ा था। बूंदी क्या था कि वंश परंपरा में कोटा से बड़ा था, लेकिन उसे महत्व नहीं दिया जा रहा था। बूंदी वंश परंपरा में कोटा से बड़ा था, लेकिन उसको महत्व नहीं दिया जा रहा था। तो इसने क्या किया? बूंदी ने क्या कहा? बूंदी जो है वो किस में शामिल? बूंदी मेवाड़ के साथ शामिल होना चाहता था, मेवाड़ के साथ शामिल होना चाहता था। इसने कहा मैं कोटा के नीचे नहीं रहूंगा, मुझे आप मेवाड़ के साथ किसी भी संघ में शामिल कर दो, मैं शामिल हो जाऊंगा, पर मैं मेवाड़ के साथ शामिल होऊंगा, इसके साथ नहीं होऊंगा। तो अब क्या हुआ? मेवाड़ ने मना कर दिया था। इस दूसरे चरण में मेवाड़ महाराणा ने शामिल होने से मना किया, होने से मना किया। तो माणिक्य लाल वर्मा ने कहा, माणिक्य लाल वर्मा जो मेवाड़ के बड़े लीडर थे ने कहा कि 20 लाख जनसंख्या का फैसला, जनसंख्या का फैसला महाराणा व दीवान राममूर्ति नहीं कर सकते। अब राजा जी दबाव में आ गए, तो उन्होंने शामिल होने के लिए हाँ भर दी। ठीक है, शामिल होने के लिए हाँ तो भर दी, लेकिन अब लेट हो गए थे। ठीक है, अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब दूसरे चरण के उद्घाटन वगैरह की तैयारियां कंप्लीट हो गई थी, डेटें वेटें सब फाइनल हो गई थी। तो कहा अब रुक जाओ, आप तीसरे चरण का इंतजार करो। तो एक बार इनको रोक दिया गया। तो ये बात हुई। अब तीसरा चरण, अब मेवाड़ तैयार हो गया कि ठीक है मैं कर लेता हूं। तृतीय चरण, तीसरे चरण में क्या लफड़ा हुआ? मेवाड़ जब शामिल हो रहा है, उदयपुर रियासत जब शामिल हो रही है, तो कोटा का महत्व समाप्त हो रहा है, इसलिए कोटा नाराज हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी शांत करना है। ठीक है, उसके अलावा एक तो ये समस्या आई। ठीक है, उसके अलावा उदयपुर के महाराणा की 3 मांगे थी। उदयपुर महाराणा की 3 मांगे। उदयपुर महाराणा की 3 मांगे क्या थी? नंबर 1, राजधानी दी जाए, राजधानी उदयपुर। दूसरी मांग क्या थी? 20 लाख भत्ता दिया जाए, जिसे कहते थे प्रीपर्स, वो दिया जाए। तीसरी मांग थी कि वंशानुगत राज प्रमुख का पद दिया जाए, वंशानुगत
राज प्रमुख, यानी आजीवन मेरे वंशज ही राज प्रमुख रहे, तो उदयपुर राजधानी मान ली, ठीक है। प्रीवियस 10 लाख प्लस 5 लाख आपको राज प्रमुख का भत्ता, क्योंकि आप दे नहीं सकते ना, 10 लाख से ऊपर दे नहीं सकते थे, तो 5 लाख आपको राज प्रमुख का भत्ता प्लस 5 लाख आपको धार्मिक कृत्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए। ऐसे करके इनकी ये मांग भी सेट कर दी गई। और राज प्रमुख वाली मांग कहा कि वंशानुगत मत करो, आजीवन कर लो, आप जब तक जीवित हो आजीवन राज प्रमुख का। ठीक है, आखिर इन बातों पे मामला सेट हो गया था। उसके अलावा अब शामिल तो हो गया, तो कोटा नाराज था। उदयपुर के शामिल होने पर कोटा का महत्व समाप्त हो गया। तो उसे विधानसभा का साल में एक अधिवेशन देना तय हुआ। आजकल सत्य असत्यों की लाइनें आती है, तो बस इतना ही विवाद था। उदयपुर को शामिल कर रहे थे, तो उदयपुर महाराणा की डिमांड थी तो पूरी हो गई। दूसरा, कोटा नाराज हुआ, बस ये 2 मैटर हुआ। चौथे चरण में क्या हुआ था, राजधानी को लेकर विवाद हुआ। चौथा चरण, चतुर्थ चरण, ये इसीलिए फेमस है। चौथे चरण में जब JJJB शामिल हुई, तो राजधानी को लेकर विवाद हुआ। इसमें राजधानी को लेकर विवाद राजधानी को लेकर विवाद हुआ, तो सरदार पटेल ने या केंद्र सरकार ने, एक ही बात है, राजधानी को लेकर विवाद, तो केंद्र सरकार की एक कमेटी आई। केंद्र सरकार की कमेटी BR पटेल कमेटी का गठन। BR पटेल कमेटी का गठन कर दिया गया इस विवाद को निपटाने के लिए। इसके अंदर 2 सदस्य थे कमेटी में। टोटल 3 हो गए ना सदस्य, अध्यक्ष सही 3 हो गए ना, SC पुरी और HP सिन्हा। पूछ सकते हैं, ये 3 सदस्यों की कमेटी थी और इसने सिफारिश की कि राजधानी जयपुर। तो इस प्रकार से इस कमेटी की सिफारिश पर राजधानी जयपुर, विवाद खत्म हो गया। ये तो इन फ्यूचर जब बाद में ये विवाद और बढ़ता रहा ना, तब वो एक स्थायी समाधान करने के लिए केंद्र सरकार की पहली कमेटी BR पटेल और दूसरी है सत्यनारायण राव कमेटी का गठन। ये जो है, इसने भी, इसके सदस्य देखो, इसने भी राजधानी जयपुर का ही सुझाव दिया था। ये 1956 में गठित हुई थी, ठीक है, काफी लेट इस कमेटी को गठित किया गया था। इसके अंदर भी 2 ही मेंबर थे, VK गुप्ता और V विश्वनाथन। VV नाम है इसमें, तो विश्वनाथन, और उसमें HH है। तो इसने भी कहा कि राजधानी होगी भाई जयपुर। जयपुर सही है, सबसे बढ़िया है। जोधपुर में पानी की कमी है, उदयपुर में पहाड़ियां हैं, तो इसने कहा सबको कुछ ना कुछ देते हैं। तो इसने क्या किया, जो है सबको देना शुरू किया। तो जो है खनिज विभाग और कस्टम व एक्साइज विभाग, जो करों से रिलेटेड है, वो दिया गया उदयपुर को। कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को। शिक्षा विभाग दिया गया अपने बीकानेर को।
शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया। वन व सहकारिता ये दिया गया अपने कोटा को। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट दिया गया जोधपुर को। आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग दिया गया अजमेर को। इस प्रकार कुछ ना कुछ सबको थोड़ा थोड़ा देकर मामले को शांत करने का प्रयास किया गया था। तो यह था चौथा चरण, राजधानी का विवाद था। तो मेन इस कमेटी ने सलटाया, BR पटेल कमेटी ने। तो BR पटेल कमेटी ने पांचवा चरण या पंचम चरण, पांचवा चरण। पांचवें चरण में क्या था, 4+1 शामिल हुआ था, यानी कि ऊपर से आकर इसमें मत्स्य संघ शामिल हुआ था। तो मत्स्य संघ वाला जो विवाद था वही विवाद इसके अंदर रहा। तो मत्स्य संघ को जब शामिल किया जा रहा था तो भरतपुर और धौलपुर के राजाओं ने मना कर दिया। क्यों मना किया? कि उन्होंने कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो राजस्थान जैसी नहीं है, हमारी लैंग्वेज है वो राजस्थान जैसी नहीं है, हमारी संस्कृति उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो हम उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं। हाँ, भरतपुर ने जल्दी सहमति दे दी थी। तो इसमें क्या हो रहा था, जब मत्स्य संघ मिल रहा था, मत्स्य संघ का विलय, तो जब मत्स्य संघ का विलय हो रहा था तब भरतपुर और धौलपुर, इनकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी वो उत्तर प्रदेश से मिलती थी। ब्रज का क्षेत्र था, कृष्ण की भूमि ब्रज। भरतपुर और जो धौलपुर थे, इन्होंने उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छा जताई। तो इसलिए फिर केंद्र सरकार ने क्या किया, एक कमेटी का गठन कर दिया। केंद्र सरकार ने जनमत के लिए, जनता की राय के लिए, जनमत, राजस्थान में ऐसी रियासतें हैं जहां जनमत, जनता से राय ली गई थी, जनमत संग्रह हेतु कमेटी गठित की। भरतपुर धौलपुर का मामला सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, शंकर देवराव कमेटी। तो इस कमेटी का नाम था शंकर देवराव कमेटी, शंकर देवराव कमेटी या समिति। शंकर देवराव कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अंदर 2 सदस्य थे। एक तो था R.K. सिद्धवा, इसमें भी 2 ही थे, R.K. सिद्धवा, ये द के नीचे द है, सिद्धवा, और एक प्रभुदयाल। और इस कमेटी ने जनमत संग्रह करवाया और जनमत के आधार पर दोनों रियासतें राजस्थान में मिला दी गई। ये मामला भी सलट गया, दोनों रियासतों को राजस्थान में मिला दिया गया। लेकिन यहां पर एक विवाद और आया था, और वो विवाद था कि भरतपुर के अंदर एक किसान सभा थी, उसने एक नई मांग कर दी थी। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। भरतपुर किसान सभा ने भरतपुर धौलपुर को मिलाकर, भरतपुर प्लस धौलपुर, इन दोनों को मिलाकर ब्रज प्रदेश की मांग की। लेकिन यह मामला कोई ज्यादा नहीं चल पाया। तो इस प्रकार से आपके चरण हो गया। 5वां चरण भी जनमत संग्रह से सलटा दिया गया। अब अपन बात करते हैं तो षष्ठम, छठा चरण, षष्ठ चरण। छठे चरण के अंदर क्या होता है,
छठे चरण के अंदर आपको पता है वो एक रियासत बची हुई थी सिरोही, उस सिरोही वाला मैटर होता है। पटेल चाहते थे कि सिरोही गुजरात में कैसे ना कैसे रहे, ठीक है, तो वो इसको मिलाना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया इसके लिए, उन्होंने इस सिरोही को पहले तो गुजरात एजेंसी में शामिल किया, और एजेंसी में शामिल करने के बाद में इसका प्रबंधन है वो बम्बई सरकार के पास चला गया, क्योंकि बाद में गुजरात एजेंसी किस में शामिल हो गई, बम्बई में शामिल हो गई। तो 1 फरवरी 1948 सिरोही को गुजरात एजेंसी में शामिल कर दिया, गुजरात एजेंसी में शामिल है। गुजरात में शामिल कर दो या गुजरात एजेंसी में कर दो, एग्जैक्ट बात तो यह है कि इसको गुजरात एजेंसी में शामिल कर दिया गया। उसके बाद में इसको 5 जनवरी 1949 को 5 जनवरी 1949 को सिरोही को बंबई सरकार को सौंप दिया गया। बंबई को इसलिए सौंपा गया क्योंकि गुजरात एजेंसी खुद है ना, इसका बॉम्बे में विलय हो गया था, ये खुद बॉम्बे में चली गई थी, तो बंबई सरकार को सौंप दिया गया। तो इस प्रकार हमारा सिरोही बंबई सरकार के पास, बंबई प्रांत के पास में चला गया और उसमें उसका विलय हो गया। बंबई सरकार मतलब बंबई प्रांत, उसमें इसका विलय हो गया, ठीक है। अब इसका विरोध होना शुरू हुआ, और इसका विरोध मेन नेतृत्व तो गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही के हातल गांव के थे, ठीक है। तो इसका विरोध हुआ। इसका विरोध किसने किया, एक तो गोकुल भाई भट्ट ने, गोकुल भाई भट्ट और इनके सहयोगी थे बलवंत सिंह मेहता, जो आप जानते हो मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड थे, मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष भी रहने का गौरव इन्हें मिला है। ये जो गोकुल भाई भट्ट थे, ये हातल गांव के थे, सिरोही के थे, सिरोही प्रजामंडल वाले थे, बड़े लीडर थे, और सिरोही के थे। चलती ऐसे थी, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे भई ये, तो इनकी तो चलनी थी। तो इन्होंने इसका विरोध किया। इनके समर्थन में राजस्थान कांग्रेस भी आ गई, समर्थन में हीरालाल शास्त्री ने लिखा, केंद्रीय नेतृत्व को, पटेल को लिखा, या पटेल को लिखा, हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते, गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते। नेहरू जी के भी दिमाग बात में आई, नेहरू जी तक भी समाचार पहुंचे, तो पटेल ने कहा कि इनको हातलगांव ही तो चाहिए ना, गोकुल भाई भट्टी चाहिए ना, इसका मतलब हातलगांव ही चाहिए ना। पटेल ने चालाकी का प्रयोग किया, और उसने क्या किया, आबू देलवाड़ा को बंबई स्टेट में मिला दिया गया और शेष सिरोही को राजस्थान में मिला दिया। तो हातल वाला सिरोही है ना, सिरोही, हातलगांव वाला सिरोही और आबू देलवाड़ा वाला सिरोही, तो ये जो सिरोही है ये तो चला गया है, हातलगांव वाला तो राजस्थान में विलय, और ये बंबई स्टेट में विलय, या मैं कहूं गुजरात कर दो चाहिए, गुजरात तो खुद बंबई स्टेट बन चुका है ना, बंबई स्टेट ज्यादा सही, बंबई स्टेट है में विलय। तो लेकिन आबू और देलवाड़ा तो ले पड़े, और वही चाहते थे पटेल, मेन टारगेट आबू देलवाड़ा ही था, ठीक है। एक तो हिल स्टेशन था, पर्यटन का क्षेत्र था, और जैनियों का तीर्थ स्थान था। गुजराती आज भी आपको पता है, कभी आप माउंट आबू गए हो तो वहां की दुकानों में गुजराती में लिखा हुआ है सब, कौन सा खाना खाना है, क्या करना है, यानी इतने ज्यादा वहां पे 90% से ज्यादा गुजराती आते हैं वहां पे। तो इस प्रकार से आबू देलवाड़ा को बंबई स्टेट में मिला लिया गया। तो ये कहानी हुई इसमें। फिर 7वें चरण का पूरा खेल बदल गया। पटेल तो 1950 में मर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद में
बाद की बातें, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, उसने क्या किया, 7वां चरण उसने निर्माण किया। तो देखो 7वां चरण का पूरा श्रेय जो जाता है वो जाता है 7वें चरण का, 7वां या सप्तम चरण, एक ही बात है। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फैजल अली। कौन थे? फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग केंद्र सरकार ने बनाया था राज्यों का वापस पुनर्गठन करने के लिए। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। और इसके सदस्य कौन थे? इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। ये इसके क्या थे? सदस्य थे। तो अब इसने क्या क्या सिफारिश की? पहला तो अपना था आबू देलवाड़ा वाला मामला। तो पहला मामला तो आबू देलवाड़ा वाला था, आबू देलवाड़ा। दूसरा मामला था अजमेर मेरवाड़ा वाला। और तीसरा मामला था अपने सुनेल टप्पा वाला। और चौथा मामला था अपना सिरोंज वाला। 4 मामले इसने सलटाए राज्य पुनर्गठन आयोग ने। देखो आबू देलवाड़ा वाला मामला, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा और सिरोंज वाला। कैसे सलटाया? देखो आबू देलवाड़ा, ठीक है, राजस्थान में विलय कर दिया गया। भाई कोई दिक्कत नहीं, 56 में रिपोर्ट आई, राजस्थान में विलय, राजस्थान में विलय, इसका भी राजस्थान में विलय कर दिया गया। और सुनेल टप्पा, इसका भी राजस्थान में विलय कर दिया गया। और सिरोंज जो है वो एमपी में विलय कर दिया गया। अब देखो इनकी कहानी, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का विरोध किसने किया था? तो विरोध किसने किया था? तो विरोध किया था अपने हरिभाऊ जो है उपाध्याय ने किया था, क्योंकि वो अजमेर मेरवाड़ा के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो अजमेर मेरवाड़ा में 1952 में चुनाव हो गए थे, पूरे देश में चुनाव हुए, 53 में आयोग बना। इसकी रिपोर्ट है वो 56 में आई थी, रिपोर्ट ये 56 में आई है। तभी तो 56 में ही तो हुआ ना लास्ट एकीकरण, 1 नवंबर 1956। तो इसकी रिपोर्ट 1956 में आई थी। तो अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय। तो अजमेर मेरवाड़ा में क्या था कि 30 सदस्यीय विधानसभा चलती थी, विधानसभा, और उसके अध्यक्ष थे या उसके जो मुख्यमंत्री थे, अध्यक्ष कह दो मुख्यमंत्री कह दो, एक ही पोस्ट थी ये, मुख्यमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। इन्होंने राजस्थान में विलय का विरोध किया, राजस्थान में विलय का विरोध किया था। पूछे किसने किया था अजमेर का विरोध? हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। सुनेल टप्पा, राजस्थान में विलय कर दिया गया। ये सुनेल टप्पा की कहानी में अगर आपको यहां चित्र से समझाऊं तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये जो मंदसौर था एमपी में, ये झालावाड़ था, झालावाड़ में ये हमारा सुनेल टप्पा है। तो क्या ये एमपी में रह सकता था? तो कहा ये तो बीच में है झालावाड़ में। तो ये एमपी के मंदसौर जिले से लिया गया, मंदसौर जिले से झालावाड़ में शामिल हुआ, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति झालावाड़ जिले के अंदर थी, इसलिए इसको झालावाड़ में शामिल कर दिया गया। और अभी मैंने सिरोंज की कहानी सुनाई आपको। सिरोंज, ये सिरोंज आपका, ये सिरोंज कहाँ था? सिरोंज एमपी में था। वैसे सिरोंज की कहानी सुनो तो सिरोंज टोंक रियासत का अंग था।
टोंक रियासत का अंग। टोंक रियासत का अंग था। ठीक है। बाद में कोटा जिले का अंग था, अब इसको दे दिया गया, एमपी को दिया। कोटा जिले से दिया गया, जिले से पूछे तो, और रियासत है तो ये सिरोंज टोंक रियासत का अंग होता था। तो ये अपनी पूरी कहानी हो गई है, मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना, ये अपने 7 चरण हो गए। अभी एक वीडियो और है, ठीक है, तो सभी अच्छी तरह से तैयारी करते रहो, पूरी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। तुम्हें कोई भी किताब नहीं देखनी है, कहीं से कुछ नहीं इकट्ठा करना है, सब मेरे ऊपर है, ठीक है। बस